गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हम लोग का चैप्टर है, नया चैप्टर है ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि ये जो ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन चैप्टर है, ये क्लास 11th के एनिमल फिजियोलॉजी का दूसरा चैप्टर है। मीन्स पहला चैप्टर एनिमल फिजियोलॉजी का जो है डाइजेस्टिव सिस्टम है, दूसरा जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसका नाम है ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। वैसे ये चैप्टर है, इसके कुछ अंश जो है क्लास 10th में भी जो है पाया है। क्लास 10th भी जो पहला चैप्टर है, उस पहले चैप्टर में यानी जीवन के जो कह सकते हैं उसमें जो जीवन की मौलिक इकाई है, उसका जो पहला चैप्टर है, उस पहले चैप्टर में रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है एक पार्ट के रूप में उपस्थित है। तो अतः यह जो है 10th और 11th दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसको देखेंगे कि ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, तो इसको थोड़ा सा और डिटेल में चलेंगे रेस्पिरेशन को। लेकिन जब प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ाया जाएगा तो हम लोग इसके इंटरनली कि किस प्रकार सेल के अंदर रेस्पिरेशन होता है उसको वहां पर पढ़ा जाता है प्लांट जो फिजियोलॉजी में। यहाँ पर हम लोग केवल मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग यहाँ पर पढ़ा जाएगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं कि रेस्पिरेशन होता क्या है या रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग क्या है। तो ब्रीदिंग मतलब होता है श्वास लेना, श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास का मतलब होता है कि जो शरीर के अंदर जो अशुद्ध वायु फेफड़ों के द्वारा शरीर यानी वातावरण में मुक्त करना, शरीर से बाहर वातावरण मुक्त करना, और जो शुद्ध वायु उसको शरीर के अंदर ग्रहण करना, यानी ऑक्सीजन को लेना, CO2 को मुक्त करने की प्रक्रिया को हम लोग श्वासोच्छ्वास कहते हैं। ये श्वसन की परिभाषा नहीं है। रिस्पायरेशन की परिभाषा क्या होता है इसका समझ लें कि रिस्पायरेशन की परिभाषा होता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति में कार्बनिक भोज्य पदार्थों का कोशिकाओं के अंदर पूर्ण अथवा अपूर्ण दहन करने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। श्वसन की परिभाषा वो नहीं होती है कि O2 को इनटेक किया एंड CO2 को जो आउटपुट किया, ये ब्रीदिंग की परिभाषा होती है। तो पहले स्टार्ट करते हैं रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन जो होता है यानी कि कोशिकीय स्तर पर ऑक्सीजन की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति में कार्बनिक भोज्य पदार्थों के पूर्ण अथवा अपूर्ण दहन होने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। श्वसन जो होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है एनाएरोबिक रिस्पायरेशन, एनाएरोबिक रिस्पायरेशन। एनाएरोबिक रिस्पायरेशन की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या होता है, एनाएरोबिक रिस्पायरेशन यानी इसमें सबसे पहले याद रखना है कि इसमें एब्सेंट होता है क्या, एब्सेंट ऑफ O2, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पूरी प्रक्रिया होती है, यानी ऑक्सीजन यहाँ पर उपस्थित नहीं होता है। तो इस प्रक्रिया में होता क्या है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब होता है तो यहां पर जो है जो कार्बोहाइड्रेट यानी कि जो भोजन है, कार्बनिक भोज्य पदार्थ है C6H12O6, इसका अपूर्ण दहन होता है, अपूर्ण दहन होता है, जिसके फलस्वरूप जो है यहां पर एथिल एल्कोहल प्लस CO2 प्लस कुछ मॉलिक्यूल्स यानी कि 2 ATP का यहां पर नेट बेनिफिट होता है। लेकिन ऐसा नहीं केवल एथिल अल्कोहल ही बनता है, इसमें एसिटिक एसिड भी बन सकता है, लैक्टिक एसिड भी बनता है, मैलिक एसिड भी बनता है। मैलिक उसके लैक्टिक एसिड की बात करें तो लैक्टिक एसिड जैसे हम लोग होते हैं, जब कभी कभी होता है कि डंबलिंग करते हैं बहुत ज्यादा, कुछ डंबलिंग कर रहे हैं तो उस डंबलिंग की प्रक्रिया में क्या होता है, जैसे ये मसल्स काफी फूल जाते हैं, उस समय होता है कि इस मसल्स के ऑक्सीजन की कैपेसिटी बढ़ जाती है क्योंकि वहां पर अधिक मात्रा में एनर्जी चाहिए, और जितनी मात्रा में यहाँ पर ग्लूकोज को जलाएगा उतनी अधिक मात्रा में एनर्जी निकलेगी। लेकिन जब हम लोग श्वसन करते हैं तो नॉर्मली श्वसन करते हैं, तो ब्रीदिंग सामान्य रूप से करते हैं, तो यहां पर जो है उतनी मात्रा में O2 नहीं पहुंच पाता, और एक समय ऐसा आता है कि O2 यहाँ पर समाप्त होने लगता है, और अब यहाँ का जो ग्लूकोज है इनकी कोशिकाओं में वो अनाक्सी दशा में शोषण करती है और लैक्टिक एसिड बनती है। इसके कारण हमारा वो मसल काफी कठोर हो जाता है। फिर कुछ समय बाद जब थोड़ा रिलैक्स होते हैं धीरे धीरे वो जो है शांत हो जाता है। तो ये यहाँ पर इसका है। तो इसमें एथिल अल्कोहल, एसिटिक एसिड, एसिटाल्डिहाइड या मैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड आदि का निर्माण होता है, CO2 बनता है और कुछ मात्रा में ATP बनता है। हालांकि हमने यहाँ एक लाइन लिखी, एक लाइन में प्रक्रिया नहीं होती है। इसको जो हम पढ़ाएंगे मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन इन प्लांट फिजियोलॉजी में, वहां पर समझाएंगे कि ये एक लाइन की जो लिखा है, एक लाइन की परिभाषा नहीं, एक लाइन के समीकरण नहीं है, बल्कि 10 समीकरण तो ग्लाइकोलिसिस में आ जाएंगे।
उसके बाद तब जाकर के वहां एथिल अल्कोहल और CO2 बनेगा। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन मींस ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब ग्लूकोज का अपूर्ण दहन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है एथिल अल्कोहल, लैक्टिक एसिड या एसिटाल्डिहाइड, मैलिक एसिड आज का निर्माण होता है, CO2 बनते हैं और कुछ मात्रा में ATP बनता है। तो ये एनारोबिक। दूसरा होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन, देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है प्रेजेंस ऑफ O2। तो यह जो है O2 की उपस्थिति में पूरी प्रक्रिया होती है। जो ऑक्सीजन होता है O2 की उपस्थिति में होता है। इस प्रक्रिया में जो कार्बोहाइड्रेट है या भोज्य पदार्थ है उसका पूर्ण दहन होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन होता है, पूर्ण दहन होता है, जिसके फलस्वरूप जो यहाँ पर CO2, H2O और प्लस 38 ATP का नेट बेनिफिट यहाँ पर होता है। तो इसको कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, एनारोबिक में अनऑक्सीजन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। तो ये तो था रेस्पिरेशन की मैकेनिक। अब हम लोग बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की। रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन। मनुष्य में अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात किया जाए तो दो प्रकार के रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं। एक प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन। हम लोग का जो मुख्य श्वसन अंग होता है वो होता है लंग्स। एक जोड़ी होता है, ये वन पेयर होता है। जिसके अलावा जो है एसेसरी यानी सेकेंडरी इसको कह सकते हैं, या एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, जिसमें नोज, नेजल पैसेज, फायरिंग्स, विंड पाइप, ट्रैकिया आदि होते हैं। तो ये यहाँ पर एसेसरी ऑर्गन होते हैं और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन लंग्स होता है। तो स्टार्टिंग जो हम लोग कर रहे हैं वो आज एसेसरी ऑर्गन से करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग नोज से होता है और अंतिम में जाकर के लंग्स में समाप्त हो जाता है। लंग्स में पूरी प्रक्रिया वहां पर मैकेनिज्म होगी कि किस प्रकार से वहां ब्रीदिंग होता है। तो सबसे पहला हेडिंग नोज एंड नेजल पैसेज। देखिए नोज एंड नेजल पैसेज नासिका की बात करते हैं। ये नासिका है हम लोग, ठीक है, बहुत ध्यान से देखेंगे। नासिका है, इससे कुछ कुल मिलाकर के 5 पार्ट हैं। नासिका में कुल मिलाकर के 5 पार्ट है, ध्यान है। कितने हैं? 5। ये मान लीजिए एग्जाम्पल, सबसे ऊपर यहां ध्यान से देखेंगे, सबसे ऊपर ये जो पार्ट होता है जो दबा हुआ है इसको कहते हैं रूट। इसको मान लेते हैं यही है, ये होता है रूट। उसके थोड़ा सा नीचे ये यहां पर देख रहे हैं, इसको कहते हैं ब्रिज, उभा है, जिसको हिंदी में सेतु कहते हैं। ये जो होता है इसको कहते हैं बॉडी ऑफ नोज। सबसे ऊपर का जो होता है इसको कहते हैं एपेक्स। और जो दोनों छिद्र दिखाई पड़ रहे हैं उसको कहते हैं नॉस्ट्रिल। इस तरह से हमारा जो नासिका होता है वो 5 पार्ट्स में डिवाइड दिखाई पड़ रहा है, स्पष्ट है। और इसके अलावा जो नॉस्ट्रिल होता है वो एक बीच में एक सेप्टम के थ्रू जो है बटी होती है, यानी कि नॉस्ट्रिल वो 2 होता है, एक बीच में सेप्टम पाया जाता है। इस सेप्टम को हम लोग नासापट कहते हैं, नेजल सेप्टम के नाम से जानते हैं। इस नेजल सेप्टम होता है ये यहाँ पर बोन्स और प्लस कार्टिलेज के मिलकर के बना होता है, यानी इसमें अस्थियां और हाइलाइन कार्टिलेज से मिलकर के नेजल सेप्टम बना होता है, जिसके कारण जो नासिका होती है 2 क्षेत्रों में
बढ़ जाती है। हमारी नासिका इतनी लंबी इसलिए है कि हमारा मुख गुहा काफी बड़ा होता है, तो मुख गुहा और नासिका को पृथक करने के लिए जो तालु होता है वो भी लंबा होता है, इसीलिए हमारी नासिका भी काफी लंबी जाती है। हमारी जो नासिका होती है, इस नासिका हम लोग ड्रॉप नोज कहते हैं। ड्रॉप नोज मतलब हिंदी में इसको कहें टपकन नाक। टपकन नाक क्योंकि इसका जो मुख होता है हमारे जो है पैरों की तरफ होता है, नीचे की तरफ होता है, इसलिए इसको टपकन नाक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बात करते हैं नॉस्ट्रिल के नेजल पैसेज की। नेजल पैसेज जो होता है, जो बीच में इसमें जो छिद्र होते हैं, ये जो नेजल पैसेज है, ये नेजल पैसेज कुल मिलाकर के 3 क्षेत्रों में बटा होता है, 3 रीजन में बटा है। पहला इसमें होता है वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल जो वेस्टिब्यूल होता है इसको हम जो है नॉस्ट्रिल भी कह सकते हैं, छिद्र होता है वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल में जो है कुछ हेयर्स काफी जो है कठोर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं। इसमें सिबेशियस ग्लैंड भी पाया जाता है, सिबेशियस ग्लैंड पाते हैं, और इसमें म्यूकस भी जो है उपस्थित होता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो रहता है इसमें काफी कठोर रोम पाए जाते हैं, कुछ यहाँ पर तैलीय ग्रंथियां और कुछ जो है म्यूकस, और इसके अलावा कुछ जो है स्वेट ग्लैंड इसमें जो है उपस्थित होता है। तो इसके कारण क्या होता है, यहाँ पर हमारी चिकनाहट बनी रहती है, धूल के कण जो है आज इसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं। तो ये वेस्टिब्यूल होता है। दूसरा होता है ऑल्फैक्टरी रीजन। ऑल्फैक्टरी रीजन, जो ऑल्फैक्टरी रीजन होता है सुघ्राण, इसको प्रघ्राण कहते हैं, प्रघ्राण और घ्राण। ऑल्फैक्टरी रीजन जो होता है, इसमें जो है जो एक अस्थि होती है जो काफी घुमावदार होती है, एक जो है क्वाइल्ड यहाँ पर बोन होती है, क्वाइल्ड बोन होती है, इसको कहा जाता है घुमाकर टर्बाइनल बोन। टर्बाइनल बोन के नाम से जानते हैं, पगड़ी से टर्बाइन घुमावदार, तो इसे यहाँ पर टर्बाइनल बोन कहते हैं। और ये टर्बाइनल बोन ये ऐसे मान लेते बना है घुमावदार, तो इसके बीच में जो एक चक्करदार जो है बन जाता है, एक सर्कुलर जो है यहाँ पर कह सकते हैं, सर्कुलर जो है यहाँ पर छिद्र बन जाता है, सर्कुलर जो यहाँ पर पोर बन जाता है, ये छिद्र होता है, इसको कहते हैं कॉन्की या मियटाई के नाम से जानते हैं। कॉन्की या मियटाई के नाम से जानते हैं, जिन्हें हिंदी में शुक्तिकाएं कहते हैं। शुक्तिकाएं छिद्र होता है, घुमावदार छिद्र होता है, उसको शुक्तिकाएं कॉन्की या मियटाई कहते हैं। जो मियटाई में कॉन्की होता है, ये भी 3 रीजन में बटा होता है। पहला इसमें होता है सुपीरियर कॉन्की, मिडिल एंड इंफीरियर कॉन्की कहलाता है। जो सुपीरियर और मिडिल वाले होते हैं, अगर सुपीरियर और मिडिल की बात करें तो ये एथमॉइड बोन का बना होता है, एथमॉइड बोन का। और इंफीरियर होता है, ये इंफीरियर एथमॉइड बोन का बना हुआ होता है, इंफीरियर एथमॉइड बोन का बना हुआ होता है। ठीक है, इसके अलावा जो सुपीरियर और मिडिल वाले होते हैं, इसी सुपीरियर और मिडिल के पास में यहीं पर जो है एक सेल पाया जाता है, इसको लोग स्नाइडेरियन सेल कहते हैं। स्नाइडेरियन सेल पाया जाता है, स्नाइडेरियन सेल कहते हैं। इसको जो है यहाँ पर एपिथीलिया है, इसको हम लोग एपिथीलिया के नाम से भी जो जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर एपिथीलियल आव होता है, तो उसको लोग एपिथीलियल मेम्ब्रेन या स्नाइडेरियन सेल कहते हैं। इसके अलावा जो इंफीरियर होता है, इसमें गॉबलेट सेल पाया जाता है, इसमें गॉबलेट सेल उपस्थित होता है। इससे जो है म्यूकस का भी स्राव होता है, म्यूकस का स्राव होता है। साथ में स्नाइडेरियन सेल से भी जो है कुछ श्लेष्म का स्राव होता है। ठीक, तो ये श्लेष्म का स्राव होता है, कभी कभी क्या होता है कि जब कोई बैक्टीरिया या वायरस हमारे नासिका में जाता है तो वहां इन्फेक्शन कर देता है, इसको हम लोग जुकाम कहते हैं, लगातार श्लेष्म का स्राव होने लगता है। तो ये यहाँ पर दूसरा जो था वो था ऑल्फैक्टरी रीजन। और तीसरा इसमें होता है रिस्पायरेटरी रीजन। रिस्पायरेटरी रीजन, इस रिस्पायरेटरी रीजन से जो है जब यहां से वायु, क्योंकि नमी घुमावदार होती है तो काफी जो वायु की गति होती है धीरे धीरे कम हो जाती है और वायु भी नम होना शुरू हो जाती है, जिससे कि वायु में जो धूल के कणा जो तो श्लेष्म में चिपकते रहते हैं और शुद्ध वायु अंदर को धीरे धीरे प्रवेश घूमते हुए
जाती है। कहाँ पहुंचते हैं? रिस्पायरेटरी रीजन आते हैं और यहां से फिर आगे की ओर ये इसका काम क्या होता है? रिस्पायरेटरी रीजन में पहुंच गए, अब ये आगे को उठा करके इसको फायरिंग्स में भेज देगा, यानी अगले दूसरे टॉपिक में इसको जो है भेज देगा। तो देखेंगे अब वो कहां पर पहुंचेगा, जो वायु है वो वायु कहां पर गया। तो जो वायु होता है वो इसके अगले पार्ट्स में जो है जो फायरिंग्स है उस पर पहुंच जाता है, दूसरे पार्ट में फायरिंग्स पे पहुंचा। फायरिंग्स के बारे में पहले बता चुके हैं कि जब इसको हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे, अप्रॉक्स 13 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 13 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, फनल शेप होता है, एक कीप नुमा जो है इसकी संरचना होती है, फनल शेप का जो है संरचना होती है। ऊपर की ओर जो है यानी दो पार्ट में बटा होता है, एक सुपीरियर और एक होता है इंफीरियर। हम उसको कह सकते हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। तो एंटीरियर एंड सुपीरियर वाला होता है, इसमें फिर जो है दो भाग में बटा होता है। एक इसमें होता जो है यहाँ पर नेजोफेरिंक्स और दूसरा होता है ओरोफेरिंक्स। तो ओरोफेरिंक्स जो होता है इससे जो भोजन हम लोग करते हैं वो भोजन इस ओरोफेरिंक्स से हो जाता है, और जबकि जो हम लोग श्वसन करते हैं जो वायु जाता है वो नेजोफेरिंक्स से होते हुए इस इंफीरियर के थ्रू होते हुए पहुंचता है विंड पाइप में, यानी अगले पार्ट में पहुंच जाता है विंड पाइप। विंड पाइप में जैसे पहुंचता है, अब ये यहाँ पर जो विंड पाइप क्या होता है, एक छल्लेदार उस पर पाया जाता है। विंड पाइप जो होता है उस पर जो है एक छल्लेदार उपास्थियों का बना हुआ आवरण होता है, जिससे जो वायु होता है वो वायु लगातार घूमते हुए जाता है, और साथ में इस पर जो गॉबलेट सेल भी पाए जाते हैं। इस गॉबलेट सेल क्या करता है कि जो भी इसके जो गॉबलेट सेल होते हैं वो उससे लगातार श्लेष्म का स्राव होता है, जो धूल की कण आदि हो वहां पर भी चिपक जाए, अब केवल शुद्ध वायु अंदर की ओर प्रवेश करे। तो ये होता है विंड पाइप। इसी में एक टॉपिक आता है, इसी बीच एक लैरिंक्स भी जो है उपस्थित होता है। लैरिंक्स जिसको हम लोग जो है साउंड बॉक्स भी कहते हैं। जो लैरिंक्स होता है, लैरिंक्स कहां पर पाया जाता है पहले जान ले। जो हम लोग की ग्रीवा होती है, उस ग्रीवा में कुल 7 कशेरुकाएं होती हैं, 7 वर्टिब्री होती हैं, 7 हड्डियां होती है। उसमें से 4th, 5th एंड 6th जो वर्टिब्री होता है, इसी वर्टिब्री के ठीक आगे, ठीक है, फ्रंट ऑफ 4, 5 एंड 6 वर्टिब्री, चौथी, पांचवी और छठी जो वर्टिब्री है उसी के ठीक सामने यानी यहां आगे की ओर, ठीक है, आगे की ओर एक छल्लेदार यानी कि यहां पर जो है एक त्रिभुजाकार जो है ट्राइएंगल शेप का जो है ट्राइएंगल शेप का जो है एक बॉक्स होता है, जिसे हम लोग साउंड बॉक्स कहते हैं, क्योंकि यह ध्वनि उत्पादन का कार्य करता है, अतः इसे हम लोग जो है साउंड बॉक्स कहते हैं। अब जिसे मान लेते यही है, बना देते हैं गर्दन है, इसी गर्दन में यहीं पर जो है एक त्रिभुजाकार आकृति का यहाँ पर संरचना यहाँ पर पाई जा रही है। तो ये यहाँ पर जो है एक यहाँ पर देखेंगे उपास्थियों से घिरी होती है, एक जो उपास्थ्य से घिरी होती है, यानी कि जो बॉक्स होता है ये यहाँ पर कार्टिलेज से घिरी होती है, ठीक है, सराउंड्स बाय कार्टिलेज। तो कार्टिलेज से ये जो है घिरी होती है। अब जो कार्टिलेज होता है इसमें कुल 9 कार्टिलेज होते हैं। कुल कितने होते हैं? 9 कार्टिलेज होता है। इस 9 कार्टिलेज में जो है 3 जो होता है 3 पेयर में होता है, और प्लस 3 जो होता है वो अनपेयर्ड में होता है। तो 3 पेयर मतलब 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 6 3 9 जो है कार्टिलेज का बना होता है। कौन कौन से होते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा कि अनपेयर्ड का अगर कार्टिलेज की बात करें तो जो अनपेयर्ड कार्टिलेज होता है यहाँ पर जो है ये अनपेयर्ड कार्टिलेज 3 होते हैं। अनपेयर्ड कार्टिलेज 3 होते हैं। पहला इसमें होता है सबसे जो ऊपर की ओर यहाँ पर देखते हैं, इसको लोग कहते हैं थायराइड। तो सबसे ऊपर वाला होता है इसको कहते हैं थायराइड। उसके बाद दूसरा होता है क्रिकॉइड, और तीसरा होता है एपिग्लॉटिस। तो ये 3 जो है यहाँ पर अनपेयर्ड जो है यानी गैर जोड़ीदार कार्टिलेज पाए जाते हैं।
जबकि 3 जो पेयर होते हैं, 3 जोड़ी पेयर भी कार्टिलेज इसमें उपस्थित होते हैं। अगर 3 जोड़ी जो कार्टिलेज उपस्थित होते हैं जोड़ी में, इसमें सबसे पहले एक है एरिटिनोइड, दूसरा इसमें होता है क्रिकोइड, कॉर्निकुलेट, और तीसरा होता है क्यूनिफॉर्म। तो इस तरह से जो है 3 यानी कि इसकी संख्या हो गई है 2 2 2 2 2 4 2 6 7 8 9। इस तरह से कि 9 जो है छल्लेदार उपास्थियों से जो हमारा साउंड बॉक्स होता है घिरा होता है। आगे की ओर जो उभार होता है इसको कहते हैं एडम्स एप्पल, टेटुआ के नाम से इसको जो है जानते हैं। अब इसके बाद जो ये इसका काम होता है, जब इस पे जो है ध्वनि यानी कि जब वायु टकराती है, जब लोग बोलते हैं तो अंदर जो वायु निकल के आती है वो ध्वनि इस साउंड बॉक्स में टकराती है और इससे साउंड उत्पन्न होता है, अतः इसे हम साउंड बॉक्स कहते हैं। तो ये तो पूरा यहाँ से अब जो वायु है वो वायु विंड पाइप होते हुए अब प्रवेश कर जाएगा लंग्स में। तो हम लोग लंग्स को अगले पार्ट में पढ़ा जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद।